हाय फ्रेंड्स, आज मैं वो चीज बताने वाला हूं जो कुछ ही डिजिटल मार्केटर्स जानते हैं। क्या आप जानते हैं मार्केटर्स डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं पिछले 120 साल से, पर डिजिटल मार्केटिंग टर्म सिर्फ 30 साल पहले ही बनाया गया था। जी हाँ, हमारे सदी के सबसे मशहूर गुजराती नील पटेल के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत रेडियो के इन्वेंशन से हुई थी। मार्कोनी ने इन्वेंट किया था रेडियो 1896 में, और जब से घर घर में रेडियो पहुंच गया तब से मार्केटर्स डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग को फिर से डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद ली गई हो। इस डेफिनेशन के हिसाब से रेडियो का जरिया एक डिजिटल मार्केटिंग का तरीका ही हुआ। इनफैक्ट टेलीविजन और फोन भी ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग में माना जाता है। पर अगर हमें सिंपल चीजें जैसे रेडियो से डिजिटल मार्केटिंग की कॉम्प्लिकेटेड चीजें जैसे सोशल मीडिया, चैटबॉट्स, रियल टाइम बिडिंग, एड एक्सचेंजेस, डीएसपी अगर समझनी है तो हमें इनका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। हाय, मैं हूं आदि और आज हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग का एवोल्यूशन। 1962 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एमआईटी के जेसीआर लिकलाइडर ने गैलेक्टिक नेटवर्क्स की बात की थी। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा था सारे कंप्यूटर्स विश्व भर में एक ही नेटवर्क से जुड़े रहेंगे और कोई भी कहीं से भी कोई भी डेटा या प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है। ये आज के इंटरनेट से काफी मिलती जुलती चीज है। उस समय कंप्यूटेशन के लिए जरूरी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफी महंगे थे और बहुत कम थे। बहुत सारी एजेंसीज के बीच में ये कंप्यूटर शेयर करना एक बहुत ही समझदार और अच्छा ऑप्शन था। ये रिसोर्स शेयरिंग की आइडिया यूएस के आरपा मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने यूएस गवर्नमेंट के साथ छेड़ी। यूएस गवर्नमेंट ने अपने सारे डिफेंस नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए फंडिंग अप्रूवल दे दी और इससे जन्म हुआ आरपानेट। आरपानेट से सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स इंटरकनेक्ट हो गए और इंटरकनेक्ट से आ गया इंटरनेट। 1973 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जो 1983 में ऑपरेशनल हो गया था। करीब करीब 2 दशकों तक ये नेटवर्क सिर्फ रिसर्च पर्पस या फिर यूनिवर्सिटीज या एकेडमिक्स के लिए यूज होता था। आज हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ 2 चीजें दिमाग में आती है, एक वो टेक्नोलॉजी जो सारे कंप्यूटर्स को जोड़ती है और 2 सोशल मीडिया। इस पूरे समय कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही था। 1981 में आईबीएम ने दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में उतारा। ये प्रोडक्ट की कीमत थी $1500, पर इसकी मेमोरी आपके कोई भी MP3 गाने से कम थी। इतनी कम मेमोरी होने के बाद भी आप कंप्यूटर्स के ऊपर गेम खेल सकते थे और थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी प्रोसेस कर सकते थे। बिजनेसेस इस नए खिलौने से काफी उत्साहित थी और सबसे पहले उन्होंने अपने कस्टमरों का डेटा इन कंप्यूटर्स में डालना चालू किया। अब जब भी कोई बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को कॉल करती या फिर उन्हें लेटर या मेल करती तो सारा रिस्पॉन्स वो कंप्यूटर में डाल देते थे, जो कि काफी रिलायबल और बराबर फॉर्मेट में स्टोर हुआ होता था। इनफैक्ट 1980s में एक कंपनी थी जिसका नाम था एक्ट। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर निकाला जो आगे चल के सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सिस्टम का एक बेसिस बन गई। आज हम उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। लगभग इसी समय काफी यूनिवर्सिटीज जो रिसर्च कर रही थी उनके बीच में कम्युनिकेशन होने लग गया ईमेल के जरिए। ये ईमेल अब धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गए लोगों के बीच में और मार्केटर्स के हाथ में और एक इंपॉर्टेंट चैनल आ गया मार्केटिंग करने के लिए। आज भी ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है कम्युनिकेशन का और काफी प्रॉफिटेबल भी। 1990s वेब 1.0 का दशक माना जाता है। वेब 1.0 में आप कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ तो सकते थे पर शेयर नहीं कर सकते थे। इस समय मार्केटर्स नहीं जानते थे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें जिससे वो कस्टमर जीत सके। 1991 में टिम बर्नर्स-ली और उनकी टीम ने वर्ल्ड वाइड वेब या WWW को लॉन्च किया। 1993 में मोजाइक या फिर दुनिया का सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर का आविष्कार हुआ जिसका आगे चल के नाम हुआ नेटस्केप। इनफैक्ट नेटस्केप के पहले WWW या फिर वर्ल्ड वाइड वेब की तो दाल गली ही नहीं थी। जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया और रातों रात पूरी दुनिया इंटरनेट पे आ गई थी। अब इंटरनेट के ऊपर दुनिया में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जैसे पैसों का ट्रांजैक्शन इंटरनेट के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स। इनफैक्ट 1993 में हॉटवायर नाम की एक कंपनी ने अपना एक बैनर वेबसाइट पे डाला जो कि क्लिकेबल था। इससे स्टार्ट होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का दौर। देखते ही देखते 2 साल के अंदर 7 करोड़ लोग इंटरनेट पे आ चुके थे। बिजनेसेस के पास थी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और कंज्यूमर्स अभी भी समझना चाहती थी इंटरनेट क्या होता है।
अब बिजनेसेस अपने सारे प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन दे रहे थे इंटरनेट के ऊपर और कंज्यूमर सारा इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकता था इंटरनेट से। यहाँ से चालू हो गया मार्केटिंग के परचेस साइकिल का नया फंडा। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही थी तो उन वेबसाइट्स के ऊपर एड देने की अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी थी। जिस तरह हाईवे के ऊपर हम बहुत सारी एड्स देखते हैं बिलबोर्ड के ऊपर, उसी तरह हर वेबसाइट के पास जगह थी एड्स देने के लिए। जैसे जैसे इंटरनेट पे ट्रैफिक और वेबसाइट्स बढ़ती गई वैसे वैसे एड इन्वेंट्री भी बढ़ती गई। लोग पहले एड्स पे काफी क्लिक करते थे, जिसकी वजह से मार्केटर्स को अपने प्रोडक्ट बेचने का नया जरिया मिल गया था और वेबसाइट्स को मिल गया था नया जरिया पैसे कमाने का। .com कंपनियां होती गई बहुत बड़ी और 2001 और 3 के बीच में हो गया ये बबल बर्स्ट। रातों रात इंटरनेट पे कंपनियां खत्म हो गई और वही कंपनीज बच गई जिनके पास कुछ सस्टेनेबल वर्किंग मॉडल था। हम अब थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। 1994 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, मानो इससे डिजिटल मार्केटिंग ही बदल गया हो। याहू लॉन्च हुआ था मार्केट में। ये एक सर्च इंजन था। एक साल के अंदर याहू पर 1 मिलियन हिट्स हुए। बिजनेसेस समझ गई थी कि उन्हें याहू के फर्स्ट पेज पे आना बहुत जरूरी है। यहाँ से चालू होता है एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का दौर। कुछ समय बाद मार्केट में एक नई वेबसाइट आई। इस वेबसाइट पे सिर्फ एक लोगो था, एक सर्च बॉक्स था और 2 बटन थे। उसका नाम है गूगल। गूगल ये समझ चुकी थी कि सर्च इंजन पे पैसे कमाए जा सकते हैं और जल्दी उन्होंने लॉन्च किया गूगल एडवर्ड्स। गूगल ने मार्केटर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया। जो कंज्यूमर सर्च कर रहे थे उनके सर्च इंजन पे, उन वर्ड्स के ऊपर मार्केटर्स अपना एड दे सकते थे। गूगल ने 2 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। एक, जो कंज्यूमर सर्च कर रहे थे उन्हें सबसे अच्छे और रिलायबल रिजल्ट्स देना, और 2, जो एडवर्टाइज कर रहे थे उन्हें बराबर अपनी एडवर्टाइजमेंट का मेजरमेंट देना। अब वो दौर आ गया था जिससे कस्टमर्स छोटी वेबसाइट्स भी बहुत आसानी से ढूंढ सकती थी इंटरनेट पे। इससे याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे एग्रीगेटर्स जो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टरीज में स्टोर करते थे वो होने लग गए बाईपास। अब आ जाते हैं 2004 में, यानी वेब 2.0 का जमाना। वेब 2.0 में यूजर्स अपना खुद का डेटा जनरेट कर सकते थे, शेयर कर सकते थे और बाकी यूजर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते थे। अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लगा, बैंडविड्थ बढ़ने लगी, स्टोरेज स्पेस बढ़ने लगा, इनफैक्ट कंप्यूटेशनल पावर भी बढ़ गई थी। इंटरनेट बदलने लगा था और वेबसाइट्स जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन पहले दिखाती थी अब हो गई थी इंटरैक्टिव। आप अभी तक गेस कर चुके होंगे, ये जमाना है सोशल मीडिया का। हालांकि सोशल मीडिया की सबसे पहली वेबसाइट 6 डिग्रीज आई थी 1996 में। यूजर्स तब तक इंटरनेट पे नहीं आए थे जब तक लिंक्डइन, फेसबुक, माइस्पेस और ट्विटर सीन पे नहीं आए थे। अब बहुत क्वांटिटीज में इंटरनेट के ऊपर डेटा जनरेट होना चालू हो चुका था। यूजर्स अपने फोटोज, वीडियोस और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी अपलोड करना चालू कर चुकी थी। यूजर्स डेटा कंज्यूम करने की जगह अब डेटा क्रिएटर्स बन चुके थे। ब्लॉगिंग करना मानो एक लाइफस्टाइल बन चुका था। इनफैक्ट एक स्टडी के हिसाब से डिजिटल इंफॉर्मेशन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेटा बन चुकी थी और इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन से एक नया टर्म राइज हुआ, बिग डेटा। मार्केटिंग टैक्टिक्स फिर से चेंज हो गई। मार्केटर्स अब ज्यादा ध्यान देने लग गए इनबाउंड मार्केटिंग टैक्टिक्स के ऊपर। यूएक्स और यूआई, जिसे यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं, एक बहुत बड़ा टर्म बन गए और इस डेटा से वेबसाइट्स के ऊपर इंप्रूवमेंट्स आना चालू हो गई। बिग डेटा से अब हम कस्टमर्स का पैटर्न देख सकते थे, बिहेवियर मैप कर सकते थे। इससे अब मार्केटिंग हो गया डेटा ड्रिवन। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई सीन के ऊपर, उनमें से एक का नाम है ओरेकल। अब हम जाते हैं थोड़ा सा और डीप। यादें हमने बात किया था वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स का। बहुत सारी मीडिया एजेंसीज हुआ करती थी जो ये वेबसाइट्स के ऊपर एड खरीदती थी और एडवर्टाइजर्स को ये एड्स बेचती थी। इससे वेबसाइट्स भी पैसे कमाती थी और ये मीडिया एजेंसीज भी कमाती थी। पर एडवर्टाइजर्स वो वेबसाइट्स पे भी एड दिखाना चाहती थी जो छोटी हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई छोटी सी वेबसाइट जहाँ पे कार के बारे में लिखा गया हो और वहां पे कस्टमर्स आ रहे हो, पर मीडिया एजेंसीज इन छोटी वेबसाइट्स के पास कभी नहीं जाती थी। और एक प्रॉब्लम ये थी कि एडवर्टाइजर्स खरीद लेते थे एड्स वेबसाइट के सबसे पहले पेज पे, पर छोटे छोटे पेजेस या बहुत सारे डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो एड्स थी उसको कोई नहीं खरीदता था। ये सब चीजों को सॉल्व करने के लिए एक नई चीज या एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसका नाम है एड नेटवर्क्स। अब छोटे वेबसाइट्स भी जिनके पास एड बेचने के लिए जगह हो या फिर बड़े वेबसाइट जिनकी इन्वेंट्री बच गई हो या ना बिकी हो, वो अब एड नेटवर्क्स पे आ जाते हैं और अपनी एड्स बेचते हैं। एड नेटवर्क्स का अब ये फायदा है कि बहुत सारी जगह से वो एड्स एक जगह लेके आते हैं और एडवर्टाइजमेंट्स को जो इन्वेंट्री खरीदनी होती वो खरीद सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, एड नेटवर्क्स का रेवेन्यू 2019 में था $240 बिलियन। आज के दिन में 500 से ज्यादा एड नेटवर्क्स है दुनिया में।
नेचुरली इन सबको एक जगह पे लाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका नाम है एड एक्सचेंज। एड एक्सचेंज के ऊपर आप डिफरेंट नेटवर्क से एड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की कीमतें यहाँ पे रियल टाइम में चेंज होती है और आप बिड कर सकते हो। मतलब स्टॉक एक्सचेंज के जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कीमत बढ़ सकती है या कम हो सकती है। नेचुरली बहुत सारे एड एक्सचेंजेस है और इन एड एक्सचेंजेस को एक जगह लाने के लिए DSPs आ चुके हैं, मतलब डिमांड साइड प्लेटफॉर्म्स। पर हम इन चीजों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। और क्योंकि अब थोड़ी सी भूख लग चुकी है तो हम बात करेंगे कुकी के बारे में। खाने वाली कुकी के बारे में बात नहीं करेंगे, बट उससे भी बहुत ज्यादा डिलीशियस आपके वेब ब्राउजर के ऊपर एक डेटा फाइल के बारे में जिसका नाम है कुकी। हालांकि कुकी का इन्वेंशन हो चुका था 1994 में और 1996 और 7 में इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई थी, पर इसका एडवांसमेंट पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा हो चुका है। कुकी वो फाइल है जो एक वेबसाइट आपके वेब ब्राउजर यानी गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। ये इंफॉर्मेशन सादी सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आप कौन सी जगह से है या फिर आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो उसके डिटेल्स। कुकीज आज के दिन में बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गई है, पर आपका कोई भी पर्सनल डेटा वो स्टोर नहीं करती है। आज के दिन में कुकीज अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जा रहे हैं तो वो डेटा भी स्टोर करती है। इससे आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजर्स आपको वो एड्स दिखाती है जो आपसे रेलिवेंट है। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट पे गए हैं और आपने हेडफोन खरीदने की कोशिश की है, आप उसके बाद इंटरनेट पे कहीं पर भी जाए तो आपको हेडफोन की एड दिखती है। इसे हम रीटारगेटिंग कहते हैं। ये कुकीज के वजह से ही हो पाता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कुकीज के वजह से एडवर्टाइजर्स को। मान लीजिए आप वेबसाइट ए पे गए हैं हेडफोन्स खरीदने के लिए, अगर ये वेबसाइट बी को पता चल जाती है तो सोचिए कितना पैसा देगी बी वेबसाइट आपको उनकी एड दिखाने के लिए, और ये एड वो खरीद सकते हैं DSPs या एड एक्सचेंजेस के ऊपर। चलो अब जल्दी से आ जाते हैं वेब 3.0 पे, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब पे। 2007 में आईफोन रिलीज हुआ था और एक साल बाद में गूगल ने लॉन्च किया था गूगल एंड्रॉइड। उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा तादाद में खरीदेंगे ये चीज। पर जब आईफोन 4 लॉन्च हुआ 2010 में, जिसमें बहुत अमेजिंग कैमरा था, अच्छे रेजोल्यूशन का डिस्प्ले था, तो मानो स्मार्टफोन का एक रेवोल्यूशन ही चालू हो गया। 2010 में इंटरनेट के ऊपर 1.2 बिलियन लोग थे। आज के दिन में इंटरनेट के ऊपर 7.2 बिलियन सब्सक्रिप्शन है सिर्फ स्मार्टफोन्स के वजह से। आज के दिन में हम कंज्यूमर्स ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की डिमांड करनी चाहिए। एक है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, एंगेजमेंट। आज के दिन में दुनिया का सबसे बड़ा वेपन हो चुका है डेटा, और जिस मार्केटर्स के पास डेटा है वो कंज्यूमर ढूंढ ही लेता है। डेटा के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है और ये कंज्यूमर के हाथ में है कि अपना डेटा कैसे सिक्योर रखे। उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया हो और आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई है। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दी गई है जिसमें एवोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और लिखा गया है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप honestdigitalguy.com पे जा सकते हैं, वहां पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट डिजिटल गाय पे सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर लेटेस्ट एपिसोड आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। चलो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।